नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का इस चैप्टर के अंदर द रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था इनके बारे में हम लोग जानेंगे। हालांकि आपका टॉपिक है द रॉलेट एक्ट, लेकिन इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोगों ने अलग अलग हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रॉलेट एक्ट हमारा बनाया गया था 1919 को, इसको याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, इसको आप सिंपली ऐसे समझो जैसे हमारे इंडिया में आज पार्लियामेंट है ना, लोकसभा राज्यसभा, ये अभी के समय में है जहाँ पे हम लोग अपने लीडर को वोट देते हैं, वो जीत जाते हैं इलेक्शन को, फिर जाके वहाँ पे वो लोग बैठते हैं और नियम कानून हमारे लिए बनाते हैं। तो बेसिकली हम लोग आज किस नाम से जानते हैं इसको, पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। और हमारे पास पार्लियामेंट का दो ही हाउस है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लेकिन उस समय पे अंग्रेजों के समय में जो बिल्डिंग था जहां पे वो लोग बैठ के नियम कानून बनाते थे, उसी को हम लोग कहते थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये जो रॉलेट एक्ट था ये किनके द्वारा निकाला गया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा निकाला गया था। आप इसको ऐसे समझो कि यदि आज हमारे इंडिया में कोई नियम कानून निकलता है तो वो कहाँ से निकलता है बताओ, पार्लियामेंट से बनता है, वहीं से निकलता है। तो उसी प्रकार से जब अंग्रेजों के समय में हम लोग जब यहाँ पे थे तो अंग्रेज यदि कोई नियम कानून निकालते थे तो वो कहाँ से निकलता, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से ही निकलता। ठीक है, क्योंकि वहीं पे उनके सारे लोग बैठते थे, बड़े बड़े लीडर। तो रॉलेट एक्ट बेसिकली इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा ही निकाला गया था, जिसमें बहुत सारे मेंबर हुआ करते थे अंग्रेजों के। ठीक है, अब ये रॉलेट एक्ट था क्या, इसका क्या मोटिव था, इसके बारे में देखते हैं। इट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू सप्रेस या फिर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years। सोचो, रॉलेट एक्ट बेसिकली ये था कि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर रहेगा किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिप्रेस करने के लिए। रिप्रेस करने का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लीजिए कहीं पर आंदोलन हो रहा है, कहीं पे मूवमेंट चल रहा है, तो रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पॉलिटिकल एक्टिविटी को क्या कर सकता था, बंद करवा सकता था। ये रॉलेट एक्ट के पास पावर था। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये एंड अलाउड डिटेंशन विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years। डिटेंशन का मतलब होता है जेल में डाल देना। और यदि कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता था, यानी कि नारेबाजी में, प्रोटेस्ट में, इन सभी में यदि कोई आदमी पार्टिसिपेट करता था तो उनको जबरदस्ती पकड़ के बिना किसी सुनवाई का 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। यही था हमारा रॉलेट एक्ट। याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट पहला बात पास किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। बात किया जाए थोड़ा सा और गहराई से तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा निकाला गया था। पहला बात ये हो गया। दूसरा बात इसमें ये है, रॉलेट एक्ट अनलिमिटेड पावर देता था किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोकने के लिए। और यदि किसी पे उनको शक हुआ कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है ये आदमी, तो उसको बिना किसी सुनवाई का 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। यही था हमारा रॉलेट एक्ट। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी लॉन्च्ड दिस हिज सत्याग्रह मूवमेंट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट विच वाज कॉल्ड रॉलेट सत्याग्रह। अब देखो, क्या ये जो रॉलेट एक्ट था ये सही था या गलत था, अब आप ही लोग बताओ जरा। बिल्कुल गलत था। तो ये गलत लगा गांधी जी को, और सही में भाई गलत भी है। देखो, किसी भी आदमी को नारेबाजी करना, प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना, ये तो उसका अधिकार होता है, लेकिन उसी अधिकार को रोक दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो यानी कि रॉलेट एक्ट निकाल के, तो गांधी जी को ना ये बड़ा खराब लगा। तो गांधी जी चाहते थे कि इस रॉलेट एक्ट को क्या किया जाए, दोबारा वापस लेने के लिए उनको कहा जाए कि भैया ये कानून गलत है, इसको आप खत्म कर दो। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक मूवमेंट चालू किया, यानी कि बेसिकली सत्याग्रह मूवमेंट चालू किया। उनको उन्होंने क्या नाम दे दिया, रॉलेट सत्याग्रह। यहाँ पे देखो 2 वर्ड है इसमें, याद रखिएगा आप। पहला तो रॉलेट है, रॉलेट मतलब वही कानून का बात कर रहा है जो अंग्रेजों ने निकाला था। और दूसरा यहाँ पे बात हो रहा है सत्याग्रह का। तो बताओ, ये जो सत्याग्रह मूवमेंट चल रहा था ये किसके खिलाफ चलने वाला था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ चलने वाला था। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है कि रॉलेट एक्ट गांधी जी को बहुत ही खराब लगा। उन्हीं रॉलेट एक्ट को खत्म करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट चालू किया, जिसका नाम उन्होंने दिया रॉलेट सत्याग्रह। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सत्याग्रह मूवमेंट जो चलाया गया उसको इसलिए चलाया गया ताकि रॉलेट एक्ट को खत्म किया जा सके, जो कि बिल्कुल खराब कानून था। ठीक है, अब रॉलेट सत्याग्रह से हुआ क्या भाई, जरा ये था क्या, ये कैसी शुरुआत हुआ, इनके बारे में देखा जाए। रॉलेट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड विथ अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919। गांधी जी ने, देखो हमने आपको बार बार कहा है कि गांधी जी बिल्कुल मारपीट में भरोसा नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। तो रॉलेट सत्याग्रह बेसिकली एक हड़ताल से शुरुआत हुआ। हड़ताल का मतलब होता है कि हर जगह से आदमी क्या कर दो,
निकल जाओ और घर चले जाओ चुपचाप, यानी कि काम उस दिन नहीं होगा। हड़ताल एक हिंदी वर्ड है। हड़ताल का मतलब होता है कि सब आदमी अपना काम आज छोड़ दो और चुपचाप घर में बैठ जाओ। अब जरा सोचो, उस समय पे हर आदमी यदि घर में बैठ जाए तो क्या अंग्रेजों का खटिया खड़ा होगा कि नहीं? कहने का मतलब अंग्रेज जो है ना पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि रॉलेट एक्ट को खत्म करने के लिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक मूवमेंट चालू करना पड़ेगा। उसका नाम उन्होंने दे दिया रॉलेट सत्याग्रह। और रॉलेट सत्याग्रह जो चालू हुआ वो एक हड़ताल से चालू हुआ, यानी कि उस दिन पूरी तरीके से कंट्री में बंदी था। हर चीज, दुकान, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, हर चीज जहां पे इंडियन लोग थे, काम कर रहे थे, उन सभी को कह दिया घर में रहो उस दिन। ठीक है, आगे रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, रेलवे स्टॉप्ड एंड शॉप्स क्लोज्ड डाउन। अब चूंकि हड़ताल है भाई, तो हड़ताल का सिंपल सा मतलब होता है हर चीज बंद कर दो। तो रैली भी निकाला गया अलग अलग जगहों पर, यानी कि रैली मतलब प्रोटेस्ट भी किया गया अलग अलग जगहों पर, सिटीज में बेसिकली। वर्कर्स जितने भी थे वो स्ट्राइक पे चले गए। स्ट्राइक करने का मतलब है कि चुपचाप घर पे बैठ गए सारे वर्कर्स। उस दिन ना फैक्ट्री चला, ना रेलवे चला, कुछ नहीं चला उस दिन। रेलवेज को बंद कर दिया गया, शॉप जितने भी थे दुकान, उन सभी को बंद कर दिया गया। और इन सब को बंद करने का सीधा सा मतलब था कि गांधी जी अंग्रेजों को कमजोर करना चाहते थे, वो भी अंदर अंदर से। आप खुद सोचो, रेलवे नहीं चलेगा, उस पर पैसेंजर नहीं बैठेंगे तो क्या उनका टिकट कभी बिकेगा? रेलवे का टिकट कभी नहीं बिकेगा। इसलिए गांधी जी ने कहा कि रॉलेट एक्ट को यदि खत्म करना है तो हड़ताल कर दो, सिंपल सा। तो ये सब उस दिन किया गया। अब जरा सोचो, आप जरा खुद दिमाग लगाइए और इसमें बताइए कि इतना कुछ हम लोग कर रहे थे, हड़ताल हमने कर दिया, रेलवे को बंद करवा दिया उस दिन, शॉप हम लोगों ने दुकान बंद कर दिया, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, क्या इन सब चीज़ों को देखते हुए अंग्रेजों को गुस्सा नहीं आएगा क्या? जरा बताइए। बिल्कुल गुस्सा आएगा। तो रॉलेट सत्याग्रह का क्या इम्पैक्ट पड़ा जरा देखा जाए। वरीड बाय द स्ट्राइक, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड लोकल लीडर्स फ्रॉम अमृतसर एंड गांधी जी वॉज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। सोचो, अंग्रेजों को इतना भयंकर गुस्सा आया कि वो जो लीडर थे, हमारे लोकल लीडर, जो कि गांधी जी के कहने पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे, उन सारे लीडर को अंग्रेजों ने पकड़ना चालू किया और जेल में उनको डालना चालू कर दिया, बेसिकली अमृतसर से। और गांधी जी को पूरी तरीके मतलब गांधी जी पे बैन लगा दिया कि आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं। और दिल्ली क्यों नहीं आ सकते बताओ? क्योंकि सारा काम कहाँ से ऑपरेट होता था? दिल्ली से। उस समय भी हमारा दिल्ली बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर हुआ करता था और आज भी हमारा इंपॉर्टेंट शहर है दिल्ली। तो बेसिकली इन चीज़ों से बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने एक एक करके लोकल लीडर को पकड़ के जेलों में डालना चालू कर दिया, अमृतसर से खास करके, जो कि आपके पंजाब में पड़ता है। ठीक है, और गांधी जी को दिल्ली आने से मना कर दिया गया। और देखते हैं क्या हुआ। ऑन 10 अप्रैल 1919 द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। सोचो, ये मामला थोड़ा सा और गंभीर कब हो गया? तब हो गया जब 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण तरीके से ना जुलूस निकल रहा था, रैली आप कह सकते हैं। ये बात हो रहा है अमृतसर का। तो डेट है 10 अप्रैल 1919। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक शांतिपूर्ण तरीके से लोग जुलूस कर रहे थे, अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फायर करवा दिया। सोचो, यानी कि जुलूस के ऊपर ही, रैली के ऊपर ही बेसिकली अंग्रेजों ने गोली चलाना चालू कर दिया। तो बताओ, क्या हम लोगों को गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल गुस्सा आएगा भाई। तो हम लोगों ने क्या किया उसके बदले में? इन रिस्पॉन्स पीपल अटैक ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज एंड रेलवे स्टेशन। अब चूंकि भाई हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपना शांतिपूर्ण तरीके से, जरा सा भी शोर और कुछ नहीं, उसके ऊपर अपने गोली चलवा दिया तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा। तो गुस्से में हम लोगों ने क्या किया? गुस्से में हम लोगों ने बैंक पे अटैक कर दिया, पोस्ट ऑफिस को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, और रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से हमने तबाह कर दिया। ठीक है, ये हम लोगों ने, इंडियन ने गुस्से में ये सब चीज किया था। अब मामला क्या हो रहा था? धीरे धीरे बताओ, गंभीर हो रहा था। जरा बताओ, ये सब तो मामला बड़ा एकदम खूंखार टाइप का हो गया ना, जहां पे लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, अटैक हो जा रहा है एक तरीके से, यानी कि वायलेंस बढ़ रहा था। लेकिन क्या जरा सा भी गांधी जी वायलेंस चाहते थे? नहीं चाहते थे। बाद में अभी आपको पता चलेगा कि गांधी जी क्या करते हैं, अपने रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट को वापस भी ले लेते हैं। चलो खैर, वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक आपने यहाँ पे देखा कि मामला क्या हो चुका था, पूरा एकदम गंभीर हो चुका था। ठीक है, आगे। नाउ मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टू कमांड। अब यहाँ पे हमारे सामने एक और नया लॉ आ गया, उसका नाम था मार्शियल लॉ। मार्शियल लॉ का मतलब सिंपल सा होता है, इसको आप ऐसे समझो। कई बच्चे ना रॉलेट एक्ट और मार्शियल लॉ को सेम समझ लेते हैं, नहीं, दोनों अलग चीज है। इसको आप ऐसे समझो,
जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना, तो पूरा का पूरा उसको संभालने का जो जिम्मेदारी है वो आर्मी को दिया जाता है, यानी कि मिलिट्री को दे दिया जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रहा था कि कभी पुलिस अटैक कर दे रहा है जुलूस पर, बदले में कभी हम लोग बैंक पे, पुलिस स्टेशन पे, पोस्ट ऑफिस पे अटैक कर दे रहे हैं। एक तरीके से यहाँ जो मामला था ना, हम तुमको मारेंगे, तुम भी हमको मारो, इस तरीके का हो गया था। यानी कि जो आम पुलिस थे हमारे उस समय पे इंडिया के अंदर, जो कि अंग्रेजों के लिए काम करते थे, उनके लिए यह सब चीज़ संभालना बड़ा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि भाई बड़े लेवल पे हो रहा है ना ये सब चीज़, तो पुलिस संभाल नहीं पा रहा था। तो अब अंग्रेजों ने इसको संभालने का जिम्मेदारी किसको दे दिया? मिलिट्री को दे दिया, और उसी लिए वहां पे निकाला गया था मार्शियल लॉ। मार्शियल लॉ का सिंपल सा मतलब था कि ऐसा कानून जो सिचुएशन को संभालेगा। बात समझ में आ रही है? और उस मार्शियल लॉ का जो हेड था, यानी कि मिलिट्री का जो हेड था, वो किसको बना दिया गया? जनरल डायर को बना दिया गया। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम रॉलेट एक्ट और मार्शियल लॉ में डिफरेंस समझाते हैं। सिंपल सा है, बड़ा सिंपल है, इसको समझिए। रॉलेट एक्ट का सिंपल सा मतलब था कि किसी प्रकार का पॉलिटिकल एक्टिविटी होगा तो वो नहीं होने देना है, पहला। दूसरा ये था कि यदि किसी आदमी पे शक हुआ कि ये आदमी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको बिना किसी सुनवाई का पकड़ते थे और जेल में जाके 2 साल के लिए डाल देते थे। ये था हमारा रॉलेट एक्ट। लेकिन मार्शियल लॉ का सिंपल सा मतलब है कि जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, पुलिस से ना संभलने लग जाए, तो जो पावर है वो किसको दे दिया जाता है? मिलिट्री को। तो उसी को, यानी कि पावर मिलिट्री को दे दिया जाए, इसीलिए एक कानून निकाला गया था, उसी का नाम था हमारा मार्शियल लॉ, जिसका हेड बनाया गया था जनरल डायर को। और जनरल डायर एक मिलिट्री में बहुत बड़े कमांडर के पोस्ट पे थे। ठीक है, अब देखते हैं हुआ क्या। तो क्या मार्शियल लॉ और रॉलेट एक्ट दोनों में समझ में आ गया फर्क क्या है? बस यही था आपका डिफरेंस। अब यहाँ पे हमारे पास हो जाता है जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसको हम लोग आम भाषा में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। इसके बारे में आपने क्लास 8 में भी सुना होगा। चलिए जरा इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अब यहाँ पे आपको 2 बातें ध्यान में रखने हैं। पहला तो ये कि रॉलेट एक्ट भी लागू हो चुका है और मार्शियल लॉ भी लागू हो चुका है, दोनों चीज़ है। यानी कि बताओ अभी फिलहाल पावर किसके हाथ में है मामला समझाने का, यानी कि मामला को कंट्रोल करने का पावर किसके हाथ में? मिलिट्री के हाथ में। और उसका कमांडर कौन? जनरल डायर। बस ये आपको याद है तो अगला पॉइंट आपको आराम से समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ देखो, ऑन 13 अप्रैल 1919 द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, अच्छा इसको इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट क्यों कहते हैं? फेमस क्यों नहीं कहा हमने, इनफेमस क्यों कहा? क्योंकि ये फेमस तो था, लेकिन किस सेंस में? नेगेटिव सेंस में। देखो फेमस का सिंपल सा मतलब है जो चीज बहुत शानदार हो। लड़ाई तो यहाँ पे जो हुआ था ना, उसको भी इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया, लेकिन किस सेंस में? एक नेगेटिव सेंस में। इसीलिए इसको हम लोग इनफेमस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई भारत के लोगों को जान गया था, तो इसको हम फेमस कैसे कह सकते हैं? इसको इनफेमस कहना पड़ेगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब होने के पीछे क्या रीजन था, क्या लॉजिक था, जरा उसके बारे में भी समझते हैं। ऑन दैट डे a large crowd gathered in the enclosed ground of जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग बेसिकली पता है, कभी आपको जाने का मौका मिले ना, पंजाब आप जाइएगा, वहां पे जलियांवाला बाग आपको घूमने का मौका मिले तो घूमिएगा। अब तो ये बहुत सुंदर हो गया है। इधर आप गए हो, बहुत अच्छी बात है। तब तो जलियांवाला बाग ना अब बहुत सुंदर हो गया, एक तरीके से वो पार्क बन चुका अब। लेकिन पहले ये बिल्कुल खुला मैदान था और उसके चारों तरफ केवल बाउंड्री थे, केवल बाउंड्री थे, और बीच में पूरा खाली था, जैसे हमारा फील्ड होता है ना, उस प्रकार का। लेकिन अब जलियांवाला बाग जो है ना पार्क की तरह बना दिया गया है, लेकिन वहां पे अभी भी ऐसे ऐसे पॉइंट मतलब उसको लोकेट किए गए हैं जहां पे गोली का जो बंदूक लगा था वो है वहां पे, मतलब निशान अभी भी है। हाँ, जो लोग पंजाब के साइड से वो लोग इस चीज़ को जान पा रहे होंगे। जैसे आपने कहा कि हम गए हुए हैं तो आपने देखा होगा बहुत शानदार अब बन गया है। लेकिन उस समय पे हुआ क्या कि जलियांवाला बाग बेसिकली एक फील्ड है, वहाँ पे पहले फील्ड था, अब पार्क बन गया तरीके से। तो पहले फील्ड था और वो फील्ड चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ था उस समय पे। तो पंजाब के लोग ना बेसिकली उस जलियांवाला बाग में एक मीटिंग करने के लिए आए थे। और उस समय पे हालांकि आपको आगे मिलेगा कि लोग बैसाखी मेला भी मनाने के लिए आए थे। तो जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा हुआ था। ठीक है, आगे सम कैम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स, अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। पंजाब में ना एक मेला लगता है हर साल बैसाख के महीने में, लगभग वही अप्रैल मई के आसपास लगता है मेला,
बैसाखी मेला वो लोग कहते हैं, वहाँ पे बड़ा धूमधाम से वहाँ पे होता है। तो कुछ लोग जलियांवाला बाग के अंदर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, जो अलग अलग समय पर वो गंदे गंदे कानून निकालते रहते थे ना, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए कुछ लोग आए थे। और कुछ लोग बैसाखी मेला भी मनाने के लिए जलियांवाला बाग में आए थे। और चूंकि ये बहुत बड़ा बाग है, बहुत बड़ा पहले फील्ड हुआ करता था, तो सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। Many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि मार्शियल लॉ लग चुका है। कैसे पता चलेगा भाई? उस समय पे हमारे पास सोशल मीडिया थोड़ी था। क्या उस समय पे फेसबुक था, ट्विटर था, इंस्टाग्राम था, व्हाट्सएप था, कुछ भी था क्या? नहीं था। तो बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं था कि मार्शियल लॉ है क्या। लेकिन मार्शियल लॉ तो लग चुका था। पूरा पावर किसके हाथ में था? मिलिट्री के हाथ में था, जिसका हेड जनरल डायर था। अब होता क्या है देखो, General Dyer entered into the Jallianwala Bagh, blocked the exit points and opened fire on the crowd, killing hundreds. अब जनरल डायर को आ गया गुस्सा। उनको गुस्सा इस बात का आया कि जब मार्शियल लॉ लगा हुआ है, रॉलेट एक्ट भी लगा हुआ है, मतलब कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, तो जनरल डायर को आ गया गुस्सा। उनको लगा ना कि जलियांवाला बाग में लोग क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो जनरल डायर अपने आर्मी के साथ जलियांवाला बाग में घुसते हैं, पूरी तरीके से गेट को बंद कर देते हैं एकदम फिल्मी स्टाइल में, और अपने सारे आर्मी के लोगों को कहते हैं तैयार रहो, गोली बंदूक तान के, जैसे बोलेंगे फायर वैसे गोली चलाना चालू कर देना। तो जनरल डायर बोलता है फायर, ये लोग फायर करते हैं और सैकड़ों लोग, सैकड़ों का मतलब 100, 200, 300 इस प्रकार के लोग मर जाते हैं, एकदम जान से मारे जाते हैं। सोचो क्या मंजर रहा होगा जब आप सोचो, जो बाहर निकलने का रास्ता था वो भी बंद है, और एक लाइन से खड़े हैं सारे लोग बंदूक लेकर, और एकदम अचानक बिना कुछ बोले समझे बताए लोगों के ऊपर गोली चलवा देते हैं। तो कितना भयंकर मंजर रहा होगा वो। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? हिज ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट एंड अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑवे इन द माइंड ऑफ सत्याग्रही। जनरल डायर का एक ही ऑब्जेक्टिव था, एक ही मकसद था ऐसा करने के पीछे। उनका मकसद यह था कि प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट, यानी कि वो एक तरीके से हम इंडियंस के लोगों में ना दर्शाना चाहते थे कि रेस्पेक्ट करना सीखो। प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट का मतलब है कि वो हमको बताना चाहते थे इस प्रकार का एकदम हत्याकांड करवा के कि तुम रेस्पेक्ट करना सीखो। रेस्पेक्ट किसका भाई? अंग्रेजों के कानून का। बात समझ में आ रही है? जनरल डायर को ये लग रहा था कि ये इंडियंस हमारे कानून का पालन ही नहीं करता, यदि पालन करता तो इतना भयंकर इकट्ठा फिर नहीं करता ये लोग, है ना। तो जनरल डायर बेसिकली एक मॉरल इफेक्ट हम लोगों को देना चाहते थे। इसका सिंपल सा मतलब ये समझो कि हम लोगों को वो कहना चाहते थे कि जो अंग्रेज बोल रहे हैं चुपचाप उसका पालन करो। और दूसरा टेरर एंड फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑवे, इसका मतलब होता है रेस्पेक्ट करो लेकिन डर डर के रेस्पेक्ट करो। कहने का सिंपल सा मतलब जनरल डायर का यहाँ पे कहने का मकसद ये था कि पूरी तरीके से अंग्रेज जो बोले उसको फॉलो करो और अंग्रेज का रेस्पेक्ट करो। ठीक है, टेरर एंड ऑवे का मतलब होता है रेस्पेक्ट विथ फियर, यानी कि रेस्पेक्ट करो लेकिन डर डर के। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि आपको डर के रहना पड़ेगा। ठीक है, आगे इन द माइंड ऑफ सत्याग्रही। सत्याग्रही का मतलब वही लोग जो कि सत्याग्रह को मानते थे, सत्य के राह पर चलना चाहते थे, जो गांधी जी को फॉलो करते थे, उसी को हम लोग कहते हैं सत्याग्रही। आगे बढ़ते हैं। अब इतना भयंकर हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, क्या हम लोगों को गुस्सा नहीं आया होगा? बिल्कुल गुस्सा आया होगा। अब क्या हुआ जरा देखा जाए। एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंट स्प्रेड, crowds gathered on streets in many North Indian towns. जैसे जैसे पूरे इंडिया में खबर फैल गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है जहां पे सैकड़ों लोग मारे गए हैं जान से, वैसे वैसे जैसे जैसे न्यूज फैला वैसे नॉर्थ इंडिया के खास करके नॉर्थ इंडियन लोग खास करके शहरों पे उतरे और प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। यानी कि हर जगह पर लगभग उस समय पे आर्मी और आम आदमी के बीच में दंगा फसाद देखने को मिल रहा था। ठीक है, आगे देयर वर स्ट्राइक्स, स्ट्राइक भी किया गया लोगों के द्वारा, काम पे नहीं जाने लगे लोग। क्लैशेस विद द पुलिस, पुलिस के साथ झगड़ा भी हुआ। एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग का मतलब है पुलिस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, पोस्ट ऑफिस में, इन सारे चीज़ों पर हम लोगों ने अटैक करना चालू किया। यानी कि गुस्से में कि भैया तुम हमारे लोगों को कैसे मार सकते हो, यदि तुमने हमारे लोगों को मारा है तो हम भी तुम्हारे लोगों को मारेंगे, गवर्नमेंट बिल्डिंग पर हमला कर देंगे। आगे The British government responded with brutal repression. अब बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा।
बड़ा गंदा तरीका उन्होंने भी अपनाया। उन्होंने क्या किया देखो, द ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्स्ड पीपल टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड। सोचो कितना गंदा तरीका उन्होंने अपनाया। बदला लेने के लिए उन्होंने हम लोगों को मारा तो बिल्कुल सही था, मतलब बहुत मारा पीटा, वो वहां तक तो ठीक था, लेकिन हम लोगों को अपना नाक ना जमीन में रगड़वाया। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आपको एक तरीके से नीचा दिखाया जा रहा है। हम लोगों से नाक अपना जमीन में रगड़वाया गया। क्राउल ऑन द स्ट्रीट्स, यानी कि रोडों पर घुटने के बल हम लोगों को बैठा दिया। घुटने के बल बोलते थे, चलो सोचो। एंड डू सलाम, सलाम का मतलब सैल्यूट, टू ऑल दी साहिब्स, तो जितने भी साहिब का मतलब है ऑफिसर, जितने भी ब्रिटिश के ऑफिसर यहाँ से पास होंगे उन सबको सलाम करोगे। ये सब चीज बेसिकली अंग्रेजों ने हम लोगों से बदला लिया इन सब चीजों को करवा के। तो वो बेसिकली हम लोगों को नाक रगड़वाया जमीन में, घुटनों के बल चलवाया सड़कों पर, और लोगों को बोलते थे कि सलाम करो यदि पास होगा यहाँ से कोई। तो एक तरीके से वो क्या करना चाह रहे थे, हम लोगों के अंदर में डर फैलाना चाह रहे थे। ठीक है, आगे। पीपल वेयर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस वेयर बॉम्ब्ड, बहुत सारे लोगों को तो कोड़े से मारा गया। फ्लॉग्ड का मतलब होता है कोड़े से मारना, ठीक है। और बहुत सारे गांव को बम से उड़ा दिया गया। अंग्रेजों ने बहुत सारे गांव को बम से उड़ा दिया गया। तो ये मतलब उड़ा दिया उन्होंने। ये था जलियांवाला बाग का इम्पैक्ट। चलिए खैर आगे बढ़ते। क्या आपको लगता है कि इतना ज्यादा वायलेंस फैल रहा है तो क्या इन सब चीजों से गांधी जी खुश हुए होंगे क्या? बिल्कुल नहीं। गांधी जी शुरुआत से चाहते थे कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होना है, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आज़ादी हासिल कर लेना है। लेकिन अभी आपने क्या देखा, हर जगह पर तबाही मच रहा है, कोई इसको मार रहा है तो कोई उसको ये मार रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, सीइंग वायलेंस स्प्रेड, गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ दी रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट। तो गांधी जी ने जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक मूवमेंट चालू किया था, उसका नाम क्या था उनका? रॉलेट सत्याग्रह। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट क्या कर देते हैं, वो विड्रॉ कर लेते हैं। यानी कि कॉल्ड ऑफ बोलो या फिर विड्रॉ बोलो, मतलब होता है उसका उन्होंने मूवमेंट बंद कर दिया। कहने का सिंपल से यहाँ पे मतलब ये है कि गांधी जी ने जिस आशा के साथ, जिस सोच के साथ मूवमेंट चालू किया था, वो सोच इनका पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि लोग हिंसा करने लग गए थे। लोगों ने लड़ाई पीट करना चालू कर दिया था, जो कि गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे। ठीक है, तो यहीं पे हमारा रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया। गांधी जी ने उसको वापस ले लिया, कहा कि ऐसा कोई मूवमेंट अब नहीं होगा, क्योंकि लोग लड़ाई करने पे उतर जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा रॉलेट सत्याग्रह पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब एक टॉपिक इसमें जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत, अब ये क्या था जरा इसके बारे में भी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली विद द कोऑपरेशन ऑफ महात्मा गांधी। खिलाफत मूवमेंट अब क्या था, क्यों चालू किया गया था, ये सब हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपने यहाँ पे ये जान लिया कि खिलाफत मूवमेंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, मोहम्मद अली और शौकत अली। याद रखिएगा, इन दोनों को हम लोग अली ब्रदर के नाम से भी जानते हैं। अली ब्रदर बोले या फिर मोहम्मद अली और शौकत अली बोले, अच्छा मतलब समझ। अच्छा, इसको हम लोग अली ब्रदर क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि दोनों के लास्ट में नाम में अली लगा हुआ है, तो कई बार इसको इंडियन हिस्ट्री में हम लोग अली ब्रदर के नाम से भी जानते हैं, और कई बार हम लोग इसको सिंपली मोहम्मद अली और शौकत अली के नाम से भी जानते हैं, और दोनों बेसिकली भाई थे। ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन गांधी जी के साथ मिल के उन्होंने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये चालू क्यों किया गया था खिलाफत मूवमेंट, ये क्या था, इसके बारे में समझो। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। ऑटोमन टर्की भी हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल था। याद करो, आपका दो पावर था, अलाइड पावर और सेंट्रल पावर। तो सेंट्रल पावर में हमको जहां तक याद आ पा रहा है, और आपने भी जैसा याद किया होगा, तो उसमें ऑटोमन टर्की भी हमारा कंट्री था उस समय पे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन टर्की का क्या हो गया था, हार हो गया था। ठीक है, अब देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी was going to be imposed on the Ottoman Emperor, the खलीफा, जिसको हम लोग कहते हैं स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। जैसे इसको ना आप सिंपली ऐसे समझो, आपने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे समझो, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में बुद्ध भगवान को बहुत मानते हैं, शाही भगवान को भी हम लोग बहुत मानते हैं, शाही जी को भी बहुत मानते हैं हम लोग। आप जरा इमेजिन, सोचना और विचार करके बताना, मतलब हम लोग बुद्ध भगवान को पूजते हैं बहुत, उनको हम लोग मानते हैं, भगवान मानते हैं उनको हम लोग। यदि कोई कंट्री वाला आदमी, यानी कि कोई कंट्री यदि हमारे बुद्ध भगवान को टॉर्चर करे, उनको मारे पीटे, क्या हम हिंदुओं को अच्छा लगेगा क्या? वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।
उसी प्रकार से ऑटमन टर्की में एक मुस्लिम राजा था, मुस्लिम राजा था। ऑटमन टर्की का जो राजा था ना, उनका नाम क्या था? खलीफा। और ये खलीफा पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का मसीहा था। मसीहा मतलब भगवान, इसको लोग भगवान मानते थे। इसीलिए लिखा गया स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, यानी कि इस्लाम जो है बेसिकली जो मुस्लिम रिलीजन है उनका ये बहुत बड़ा आदमी था। जैसे हमारे हिंदू धर्म में है ना, बुद्ध भगवान है, साईनाथ जी है, इनको हम लोग भगवान की तरह मानते हैं। उसी प्रकार से मुस्लिम रिलीजन में एक बहुत बड़े इंसान जो कि राजा भी थे अपने आप में, उनका नाम था खलीफा, जो कहाँ से बिलोंग करते थे? ऑटमन टर्की से बिलोंग करते थे। अब चूंकि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटमन टर्की क्या हो चुका था? हार चुका था। तो नियम के हिसाब से क्या होना था? ऑटमन टर्की के ऊपर एक ट्रीटी साइन होना था, और ट्रीटी के तहत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिसने जीता है वो क्या करता? ऑटमन टर्की को बराबर हिस्से में बांट लेता। तो अब जरा सोचो, जहां पे मुस्लिम लोगों का गुरु एक तरीके से आप कह सकते हैं रह रहा है ऑटमन टर्की में, उसी के देश को बंटवारा किया जा रहा है, उसी के देश को अब दो हिस्सों में बांट देगा, और जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीता उसके बीच में बांट दिया जाएगा। तो बताओ, क्या पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम के लोग हैं, क्या उनको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा भाई, क्योंकि उनके गुरु को छीना, मतलब उनके गुरु के घर को छीना जा रहा है। तो उनके गुरु यानी कि जो खलीफा थे उनका पावर बचा रहे, उनको इस तरीके से दखल ना किया जाए, उनके राज्य को ना खत्म किया जाए, इसके लिए इसके खिलाफ में बेसिकली एक कमेटी हमारा बनाया गया था। खैर आगे बढ़ते हैं। टू डिफेंड द खलीफा, अ खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919, यानी कि खलीफा के पावर को बचाने के लिए, ऑटमन टर्की को डिवाइड ना किया जाए, इसको बचाने के लिए, मतलब कि खलीफा का पावर, खलीफा मतलब जो उनके गुरु थे एक तरीके से, और ऑटमन टर्की का वो राजा भी था, तो खलीफा के पावर को बचाया जाए, उनको वहां से बेदखल ना किया जाए, इसके लिए खिलाफत कमेटी बनाया गया था। कहाँ पे? बॉम्बे में। इंडिया के अंदर जो बॉम्बे ना, जिसको हम लोग आज मुंबई के नाम से जानते हैं, मुंबई, वहीं पे बनाया गया था। कब? मार्च 1919 में। तो क्या अब पता चला आपको कि खिलाफत मूवमेंट क्या था? खिलाफत जो ये वर्ड आया है ना, कहाँ से आया है? खलीफा से आया है। और बेसिकली सिंपली आप इसको ऐसे समझना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटमन टर्की का हार हो गया था, और ऑटमन टर्की का जो राजा था उनका नाम क्या था? खलीफा, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा मसीहा था। और नियम के अनुसार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यदि वो हार गया है तो जिसने जीता है उसको बराबर हिस्सों में वो लोग बांटने वाले थे। तो सारे मुस्लिम कम्युनिटी को ये बुरा लगा, बड़ा खराब लगा कि हमारे गुरु के घर को बंटवारा किया जाएगा। तो ऐसा ना किया जाए, इसके लिए एक खिलाफत कमेटी बनाया गया। कहाँ पे? बॉम्बे में, मार्च 1919 में। और इसी को हम लोगों ने बेसिकली खिलाफत मूवमेंट का नाम दे दिया। ठीक है, आगे। गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स अंडर एन अम्ब्रेला फॉर अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। और आपको बता देना चाहते हैं, उस समय पे इंडिया के बीच अंदर ना हिंदू और मुसलमान में बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कट्टरता था। ऐसा क्यों था आपको बता देना चाहते हैं हम। उस समय पे ना अंग्रेज अपने फायदे के लिए हिंदू मुसलमान को आपस में ना लड़वाते रहते थे। दंगा उस समय पे हमारे इंडिया में बहुत होता था। तो गांधी जी को लगा ना कि यदि इंडिया को आज़ादी दिलाना है, यदि इंडिया को आज़ादी दिलाना है तो हिंदू और मुसलमान दोनों को एक साथ लेके आना पड़ेगा। और गांधी जी को यह सबसे अच्छा मौका दिखा। कौन सा मौका बताओ? खिलाफत मूवमेंट वाला। तो गांधी जी को लगा ना कि यदि हम खलीफा के पावर को बचाने के लिए शौकत अली और मोहम्मद अली का साथ दे देंगे तो हमारे साथ कौन लोग जुड़ जाएंगे? मुस्लिम लोग भी जुड़ जाएंगे, और हिंदू तो पहले से साथ में थे गांधी जी के। तो गांधी जी को यह बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखा हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाने का। तो यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि गांधी जी ने किस प्रकार से इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा था, तो आप बताइएगा कि गांधी जी ने बेसिकली इसको खिलाफत मूवमेंट के तौर पे एक अपॉर्चुनिटी उनको दिखा हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाने का, ताकि खलीफा के पावर को बचाया भी जा सके और हिंदू मुस्लिम को आपस में इंडिया के अंदर एकजुट भी किया जा सके। ये गांधी जी को बेसिकली बहुत अच्छा मौका मिल गया था हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाने का। आगे बढ़ते हैं। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920, 1920 में सितंबर का महीना था, कांग्रेस पार्टी का, वही कांग्रेस पार्टी जिसको हम लोग आज कांग्रेस बोलते हैं ना, उसी कांग्रेस पार्टी का कलकत्ता में एक सेशन हुआ था। याद रखिएगा, कलकत्ता में एक सेशन हुआ था, यानी कि मीटिंग हुआ था कांग्रेस पार्टी का। कब? सितंबर 1920 में। उस सेशन में गांधी जी कन्विंस्ड अदर लीडर्स टू स्टार्ट अ न्यू मूवमेंट, दैट इज
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। तो कलकत्ता में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, वहां पे गांधी जी कांग्रेस के दूसरे लीडर को भी क्या करते हैं, कन्विंस करते हैं। कन्विंस ये करते हैं कि हम लोगों को एक और नया मूवमेंट चालू करना चाहिए। उसका नाम क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट को भी सपोर्ट करेगा और स्वराज को भी सपोर्ट करेगा। स्वराज का मतलब क्या होता है, अपना राज, अपना आज़ादी, ठीक है। तो यहीं से अब आप कह सकते हो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होने वाला था, चालू होने वाला था। और खिलाफत मूवमेंट भी यहाँ पे होने वाला था हमारा चालू। यानी कि नॉन कॉपरेशन तो हमारा चलेगा ही चलेगा, साथ ही साथ हमारा खिलाफत मूवमेंट भी चलेगा, जहाँ पे मुस्लिम सारे लोगों को एक साथ लाया जाएगा, हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन हालांकि आगे तो आपके टॉपिक मिलेगा ही, ये तो हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि खिलाफत मूवमेंट चालू तो होता है, लेकिन बाद में इसको ना बंद कर दिया जाता है, जिसके वजह से मुस्लिम लोगों के बीच में और नफरत फैल जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे गुरु के पावर को नहीं बचाया गया, खिलाफत मूवमेंट बंद कर दिया गया। और हकीकत में ऐसा ही होता है। बाद में हम लोग पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में कि खिलाफत मूवमेंट जो लॉन्च किया गया था, उनको बाद में क्या कर देते हैं लोग, बंद कर देते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन कॉपरेशन हमारा चलता रहेगा। तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखेंगे कि हमारा जो रॉलेट सत्याग्रह था वो पूरी तरीके से बंद हो चुका था। अब जो दूसरा मूवमेंट हमारा चालू होने वाला था वो किसका नाम था, नॉन कॉपरेशन। तो यहीं से हमारा अब शुरुआत होगा नॉन कॉपरेशन, ठीक है। ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।